Hello, welcome all of you in our another video of chapter first class 8. ओके सो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा ये शबनम का एग्जाम्पल दिया गया है कि इसके टेस्ट होने वाले हैं और इसने एक अच्छा डिसीजन लिया, अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम ना देख के और अपने चैप्टर्स को रिवाइज़ किया, जिससे कि ये और अच्छे से अपने टेस्ट जो है वो प्रिपेयर कर पाई और दे पाई. ओके तो देखिए लिखा है सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन. ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हेल्प करता है, हमें ऐसे डिसीजन लेने से रोकता है जो कि वी माइट टेक दैट कुड हैवन. ठीक है, जो कि शायद एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव इन. ठीक है, जो हमारी कंट्री के जो बड़े जो लार्जर जो प्रिंसिपल है, मतलब जो सिद्धांत है और जो कंट्री के जो बिलीव जो है ना, लोगों की जो आस्था जो है, ठीक है, तो उनको अफेक्ट करे. ठीक है, तो हम इस तरह के गलत डिसीजन ना ले पाए, इसके लिए भी हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें रोकता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज़ में हेल्प करता है. ओके ये है कि देखो ये पॉसिबल हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं जो कि डेमोक्रेसी में रहते हैं, ठीक है, कि उनके स्ट्रोंगली ये फील कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है, ओके, जो पार्टी पॉलिटिक्स है हैज़ बिकम सो एक्रोमोनियस. ठीक है, सो एक्रोमोनियस मीन्स मतलब भाई बहुत जो है भ्रष्टाचार हो गया है. जो ये पार्टी पॉलिटिक्स जो है इसमें काफ़ी विकृत स्थिति हो गई, काफ़ी ख़राब स्थिति हो गई है. तो यहाँ पे ज़रूरत है कि जो स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर जो होते हैं, है ना, तानाशाह जो होते हैं, टू सेट द दिस राइट. ठीक है, तो उनको सत्ता दे देनी चाहिए, उनको शासन सौंप देना चाहिए. ये जो पार्टी पॉलिटिक्स जो है ये अब अच्छी नहीं है भाई. ये जो नेता जो है ये तो अपनी अपनी जेबें भरते हैं, आम जनता के लिए कुछ भलाई के लिए, देश के लिए तो कुछ करते ही नहीं है ना. देश सेवा की भावना तो इनमें होती ही नहीं है. ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग लोगों में आ सकती है और वो सोच सकते हैं कि चलो हटाओ इनको. ठीक है, कोई डेमोक्रेसी में कुछ नहीं हो रहा, चलो एक किसी जो भी डिक्टेटर है किसी को इस तरह की को सत्ता जो है पावर जो दे दी जाए. ठीक है, अब स्वेट बाय दिस इमोशन, ठीक है ना, और इस इमोशन में बहते हुए, ठीक है ना, हम लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि लॉन्ग रन में, ठीक है ना, फ्यूचर में अगर देखें तो ये जो डिक्टेशन जो होता है, डिक्टेशन जो रूल जो होता है गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट. ठीक है ना, जो आम जनता के जो भी इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, हित की जो बात होती है उनको ये बिल्कुल तहस नहस कर सकते हैं. ठीक है, और एक जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है डज नॉट अलाउ देयर विम्स टू चेंज इज बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, और एक जो अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इस तरह की विम्स मतलब जो उन्माद की एक स्थिति, जो इस तरह की सोच जो होते हैं, भावनाओं में जो बह जाते लोग, ठीक है, तो इस तरह की स्थिति में, ठीक है, इसके जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ नुकसान जो है नहीं पहुंचा सके, ये इस तरह की फीलिंग. ठीक है, तो एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन इससे बचाता है. और इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी, ठीक है, ओवरथ्रो टू प्रोविजन दैट गारंटी राइट ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम. ठीक है, और क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन के जो नागरिकों के जो राइट है, ठीक है, सिटीजन्स के जो अधिकारों की जो रक्षा की जाती है और उसकी जो फ्रीडम है, ठीक है, उसकी रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. उसको इतना इजीली ओवरथ्रो नहीं किया जा सकता, पलटा नहीं जा सकता इन प्रोविज़न को. कौन से प्रोविज़न को? कि आम जनता के जो अधिकार हैं, ठीक है ना, इक्वालिटी वाले अधिकार है और उसकी जो फ्रीडम है आम जनता की, ठीक है, तो उसको इतना इजी ओवरथ्रो नहीं किया जा सकता. एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता है. ओके, और फ्रॉम द अबव डिस्कशन you will understand that the constitution play a very important role in a democratic societies. ठीक है, तो ये जो भी डिस्कशन हुआ है ऊपर, ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो डेमोक्रेसी में, ठीक है, लोकतांत्रिक समाज में कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. और देखिए ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है नेक्स्ट पेज पे,
काफ़ी अच्छी पिक्चर है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उस असेंबली की ये पिक्चर है। और यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे हमारे इंडिया के ग्रेट लीडर, अद्भुत लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो सारे हैं यहाँ पे। अब जो मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उनमें बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी थी, है ना, एकता थी उन लोगों में। और जो भी ईच ऑफ प्रोविंस जो होता था, जो भी फीचर जो होता था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उस पर काफ़ी डिस्कस किया जाता था ग्रेट डिटेल में, ठीक है, काफ़ी डिटेल में। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने बोल दिया और वो मान लिया, ऐसा नहीं था। कितने सारे 300 के लगभग जो लोग थे, ठीक है, एक मुद्दे पर कितना डिटेल में डिस्कस होता था। उसके बाद डिसाइड किया जाता था कि भाई ये रूल, ये नियम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, अभी आगे लिखा है देयर वाज ए सिंसियर एफर्ट टू कंप्रोमाइज़ एंड रीच एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स जो होते थे, उनका एफर्ट होता था कि एक कंप्रोमाइज़ पे रीच एन एग्रीमेंट, ठीक है ना, मतलब एक जो सहमति है वो विकसित की जाए। इसके लिए सब लोग सीरियस थे, ठीक है, इस चीज़ के लिए सभी लोग गंभीर थे कि एक सहमति जो है वो विकसित की जाए। ओके, और जिससे कि हमें ये इतना ग्रेट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया को, हमारे देश को। तो चलिए देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर। अब यहाँ पे लिखा है बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड, ठीक है। 20th जो सेंचुरी जो थी उसकी शुरुआत से और जो कई दशकों तक जो इंडियन नेशनल जो स्ट्रगल जो मूवमेंट जो है ये, ठीक है, चलता रहा कई डिकेड तक। और ड्यूरिंग इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो नेशनलिस्ट जो थे, ठीक है ना, हैड डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक, ठीक है। तो वो ये सोच चुके थे इस स्ट्रगल के दौरान कि हमारा जो स्वतंत्र भारत है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया जो है, वो इमेजिन कर चुके थे कि वो वुड बी लाइक, ठीक है ना, वो फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए। अभी लिखा है अंडर द ब्रिटिश रूल दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स दैट हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, ठीक है। तो जो ब्रिटिश रूल्स जो होते थे, तो वो तो फोर्सफुली जो इंडियंस जो थे उनको मानने होते थे, जिनकी मेकिंग में कोई रोल भी नहीं होता था इंडियंस का। ओके, अभी आगे लिखा है द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटी एंड रूल, ठीक है ना, जो लंबा जो एक्सपीरियंस जो था इंडियन का, ये जो अत्याचारी जो रूल था अंडर द कॉलोनियल, ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियल जो रूल जो शासन जो था, अत्याचारी शासन जो था, स्टेट कन्विंस इंडियन दैट विन, ठीक है। तो इसमें इंडियंस जो थे ये एक उन्होंने मन वो बना चुके थे, ये स्पष्ट हो चुका था कि जो फ्री इंडिया जो होगा वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। और जो एवरीवन जो है यहाँ पे उनको ट्रीट किया जाएगा इक्वली, उनके साथ व्यवहार किया जाएगा और अलाउ किया जाएगा हर किसी को कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। प्रत्येक जो नागरिक जो है उसको समान माना जाएगा और सरकार में जो उनका पार्टिसिपेशन जो है, जो हिस्सेदारी जो है, वो हर एक पर्सन की, हर एक इंडियन की हो। ये समझ चुके थे जो कॉलोनियल जो रूल जो था, अथॉरिटियन अत्याचारी जो रूल जो था, उसमें जो हमारे इंडियन लीडर्स जो थे वो इस चीज़ को समझ चुके थे कि हमारा जो फ्री भारत जो होगा, इंडिपेंडेंट भारत जो होगा, इंडिया जो होगा, वो कैसा होगा। ओके, सो आगे लिखा है व्हाट रिमेन टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट। अब सिर्फ बाकी क्या बचा था कि जो विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट, अब ये तो एक सोच तो विकसित हो चुकी थी कि हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, जो स्वतंत्र भारत है, वो कैसा होगा। अब काम क्या बचा था सिर्फ कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको किस तरह से सेटअप हो, उसका किस तरह से गठन हो इंडिया में, और जो रूल, उसके जो रूल जो होंगे, ठीक है, नियम जो होंगे, उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, ठीक है, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग किस तरह से की जाएगी। दिस वॉज डन नॉट बाय, अब ये किसी एक पर्सन के, एक इंसान के बस की बात नहीं थी, ये किया गया बट बाय ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल, ठीक है ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। हु बिकेम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, किसी एक पर्सन की बस की तो ये बात नहीं थी, ठीक है। तो 300 के लगभग जो लोग थे
वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, और जो भारत का, जो इंडिया का फ्यूचर जो है वो डिसाइड किया गया। ओके, और इन 1946 एंड हु मेड पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और वो मिलते रहे अगले जो 3 years जो थे, नेक्स्ट जो 3 years जो थे, मतलब उनकी बैठकें होती रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। ओके, संविधान का निर्माण करने के लिए। ओके, तो ये हुआ। तो यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो थे, या जो हमारे नेता जो थे इंडिया के, ठीक है, वो अथॉरिटियन रूल, ब्रिटिश अथॉरिटियन रूल के टाइम, कॉलोनियल रूल के टाइम ये समझ चुके थे। ये एक इमेजिनेशन तो बना ली थी कि हमारा फ्रीडम जो इंडिया जो होगा, फ्री इंडिया जो होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया जो होगा, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब सिर्फ बचा ये था कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हम बनाने वाले हैं, डेमोक्रेटिक इंडिया जो बनाने वाले हैं, इसमें गवर्नमेंट किस तरह से सेटअप होगा, उसका किस तरह से गठन होगा, और उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे भी आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर हमारे ग्रेट लीडर, हमारे इंडिया के बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता था, और उनका ग्रेट बिलीव था इक्वालिटी में। ठीक है, कि हर एक इंडियन जो है वो इक्वालिटी के साथ, उसके साथ व्यवहार हो। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अब देखो, दीज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड ए यूज टास्क बिफोर देम। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर जो थे, इनके सामने काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी कि कंट्री, अब देखो आप इमेजिन करो, ठीक है ना, जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, ठीक है, उस टाइम पे हमारा इंडिया फ्री हो रहा था, लेकिन देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे। ठीक है ना, इंडिया में। ठीक है, द कंट्री वॉज मेड ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़। हमारी इंडिया कभी से, वो तो हमेशा से ही है ना, बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बनी हुई है। कई सारी डिफरेंट जो है लैंग्वेज बोली जाती हैं यहाँ पे। जो रिलीजन जो है, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन से लोग बिलोंग करते हैं, और अलग अलग तरह के कल्चर हैं लोग जिनको फॉलो करते हैं। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, और उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। ठीक है ना, तो उस दौरान इंडिया जो है काफ़ी भारी जो है टर्मोइल मीन्स एक उथल पुथल से जो है गुजर रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था कि पार्टीशन हो रहा था इंडिया का, ठीक है ना, इंडियन कंट्री का, इंडिया एंड पाकिस्तान का, वॉज एमिनेंट सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। ठीक है, एक तो पार्टीशन हो रहा था इंडिया का और पाकिस्तान का, और कई सारी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, जो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उनका फ्यूचर क्या हो, वो इंडिया के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए। ओके है, एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर डिसमिल। ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो उस टाइम पे जो वास्ट मास ऑफ पीपल जो था, मतलब इंडिया के जो लोग जो थे, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब सामाजिक और आर्थिक जो कंडीशन थी, वो बहुत ही डिसमिल, मतलब बहुत ही भयानक थी, है ना। और ये सारे इश्यूज भी माइंड में थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे जो थे, तो ये सारे इश्यूज उनके माइंड में थे जब वो ड्राफ्ट कर रहे थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, दे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस टाइम पे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, लिखा जा रहा था, दे रोज टू ओकेजन। ठीक है ना, लेकिन इस स्थिति में भी वो लोग बहुत ही एक कहते हैं जो उनकी बहादुरी के साथ, ठीक है ना, रोज हुई उभरे और गेव हिज और कंट्री को दिया एक काफ़ी विजनरी, ठीक है, बहुत अच्छा विजनरी, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, जिसमें जो हमारी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको भी मेंटेन किया गया है, और वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। ठीक है, जो इंडिया की जो एक खूबसूरती है, जो इसकी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको भी मेंटेन किया गया, और जो नेशनल यूनिटी है उसको भी प्रिजर्व किया गया। ओके, तो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स जो थे,
ठीक है ना। तो उन्होंने कितना बड़ा टास्क, कितनी बड़ी जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है। ओके, अभी देखो लिखा है द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरिडेक्टिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब देखो जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो था उसमें भी उनका जो कंसर्न था, ठीक है, उनकी जो सोच थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी कि जो इंडिया की जो पॉवर्टी है उसको एरिडिक्ट किया जाए, ठीक है, मतलब उसको हटाया जाए थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म के द्वारा, सामाजिक आर्थिक जो सुधार हैं उनके द्वारा, और एज वेल एज एम्फेसाइज द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और लोगों की भागीदारी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो चूज़ करने हैं उनमें बराबर दिखाई दे, ठीक है, उनकी पूरी भागीदारी हो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने में। आगे लिखा है लिस्टेड बिलो आर द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो की फीचर्स जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इनको ही रीडिंग करते हुए व्हाइल रीडिंग दिस, ठीक है ना, तो आपको भी अपने माइंड में क्या रखना है जो ऊपर आपको मेंशन किया गया है, कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट वर ग्रैपिंग विद, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के दौरान, ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो सदस्य जो थे उनके माइंड में जो जो बातें थी वो आप इनको पढ़ते हुए अपने माइंड में रखिए, ठीक है, और ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न्स विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है, और अंडरस्टैंड ये समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि उस टाइम में उनके जो कंसर्न जो थे, उनकी जो चिंताएं थी, उनको उन्होंने कैसे बैलेंस किया, कैसे हल किया, जो उनका जो कमिटमेंट जो था इंडिया को एक स्वतंत्र भारत को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन उसका करने में, ठीक है, स्वतंत्र भारत तो बन गया, ठीक है, लेकिन उसको डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाने की जो उनके जो कंसर्न था उसको उन्होंने कैसे पूरा किया। तो देखिए आगे हमारे चैप्टर में है की फीचर, मेन की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इनको पढ़ेंगे समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और इस वीडियो को चलिए करते हैं यहीं पे स्टॉप। ओके।